नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। हेलो किसान कार्यक्रम में हम सोमवार से शुक्रवार शाम के 6 बजे कृषि से जुड़े हुए अलग अलग विषय लेकर आते हैं, जिस पर विस्तार से बातचीत होती है ताकि आपको उससे जुड़ी हुई तमाम जानकारी हम पहुंचा सके। इसी कड़ी में आज के कार्यक्रम में हम जिस विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं वो है चारा फसलों का प्रबंधन और इसके अलावा बदलते मौसम में नींबू के पौधों का रखरखाव। तो इन दो महत्वपूर्ण विषयों पर आज हम विस्तार से बातचीत करेंगे। आप भी इन विषयों से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं और हमारे खास मेहमान से आप सुझाव भी ले सकते हैं। तो ऐसे में नोट कर लें हमारे टोल फ्री नंबर जिन पे आप कॉल कर सकते हैं 1800-113060 या फिर 1800-113061। ये टोल फ्री नंबर है जिन पे आप कॉल कर सकते हैं। और हमारे सवालों के जवाब के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए आपका परिचय हम करा दें। हमारे साथ डॉक्टर खेमचंद यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि प्रधान वैज्ञानिक है राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्री नीति अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर दीपक कुमार जैन, प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र उदयपुर राजस्थान। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हेलो किसान कार्यक्रम में। तो बातचीत की हम शुरुआत करेंगे और आइए सबसे पहले चारा फसलों के बारे में बातचीत करते हैं। और ऐसे में डॉक्टर खेमचंद, आपसे सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि हमारे देश में जो किसान हैं और वो खासतौर पे पशुपालक भी कहीं ना कहीं हैं, चारा फसलों की जो जरूरत है वो काफी ज्यादा हो जाती है। तो ऐसे में आज की स्थिति में अगर हम जानना चाहें कि जो चारा फसलों की खेती है वो किस स्तर पर की जा रही है, कितना क्षेत्रफल है, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि किस स्तर पर इसकी खेती हो रही है? देखिए, जहाँ तक हरे चारे की बात है, देश में पिछले 30 वर्षों से जो कुल हमारा क्षेत्रफल है खेती का, उसका 4% जो क्षेत्र है वो चारा हरे चारे के क्षेत्रफल में आता है जी। इसका कारण ये है कि किसान का मुख्य रुझान अपनी दाने वाली फसलों, दलहनी फसलों या दूसरी कॉमर्शियल फसलों पर रहता है जी। और देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग क्षेत्रों में चारा फसलों का महत्व सब किसान समझते भी नहीं हैं। कुछ किसान ऐसा सोचते हैं कि जो खेत में खरपतवार हो गए हैं या बारिश में जो घासें हो गई हैं वही चारा है, उसको वो खिला देते हैं, जबकि उनको ये मालूम नहीं है कि इसमें इतनी न्यूट्रिशन क्वालिटी उसकी अच्छी नहीं है। अब जो भी क्षेत्र में चारा लगाया जा रहा है उसमें दो तरह के चारे हैं, एक धान्य वाले चारे हैं, एक दलहनी चारे हैं। और 7.2 मिलियन हेक्टेयर जो एरिया है देश का वो हरे चारे के अंदर आ रहा है जी। तो इसमें दलहनी चारों को लगाना बहुत जरूरी है, जो किसान जिसको भूल जाते हैं। हालांकि रबी के मौसम में उत्तर भारत के अंदर बरसीम की फसल लगाई जाती है जी। कुछ एरिया में रिजका भी लगाया जाता है जी। तो इस एरिया को दलहनी चारों को बढ़ाने की जरूरत है। और एक बैलेंस फीडिंग के लिए दोनों जो चारे हैं, जिसमें ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, उधर हमारे जो दलहनी चारे हैं जी, जी। इनको मिला के खिलाने से ही पशुओं का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और दूध उत्पादन बढ़ेगा। बिल्कुल। ऐसे में किस तरह से चारा फसल जो है वो लगाई जा सकती है और साथ ही उसका प्रबंधन किस तरह से करना चाहिए, इसके बारे में विस्तार से आगे जानकारी लेंगे हम। लेकिन उससे पहले आइए नजर डाल लेते हैं एक रिपोर्ट पर। चारा पशुओं के लिए पोषक तत्वों का एक किफायती स्रोत है। ऐसे में चारा फसलों का प्रबंधन काफी जरूरी है। क्षेत्रीय और मौसमी असंतुलन के कारण अतिरिक्त चारा वाले क्षेत्रों में फसल के अवशेष की बर्बादी होने की आशंका रहती है, जबकि कुछ क्षेत्रों में सूखे चारे की बारहमासी कमी रहती है। क्षेत्रीय असंतुलन और कमी के कारण न केवल पशुओं की उत्पादकता प्रभावित होती है, बल्कि सूखे चारे द्वारा ज्यादा स्थान घेरने की वजह से फसल के अवशेष को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने पर भी काफी खर्च होता है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा फसल के अवशेष को विभिन्न रूप जैसे कि ब्लॉक, गोली आदि में संवर्धन और सघनीकरण करने के लिए विभिन्न तरीकों और मशीनरी को तैयार किया है, जो उनकी पोषक गुणवत्ता और घनत्व को बेहतर बनाता है। चारा प्रबंधन, संवर्धन और सघनीकरण की मशीनें न केवल पशुओं के लिए अतिरिक्त चारा उपलब्ध कराती हैं, बल्कि कृषि उत्पादकता को बढ़ाने और स्वच्छ वातावरण प्रदान करने में भी मदद करती हैं। दूसरी ओर इस समय चारा फसलों की देखभाल भी जरूरी है। बरसीम, रिजका और जई की हर कटाई के बाद सिंचाई करते रहें। इससे बढ़वार तुरंत होगी और अच्छी गुणवत्ता का चारा मिलता रहेगा। बरसीम की फसल की कटाई और सिंचाई 20 से 25 दिनों के अंतराल पर करें। हर कटाई के बाद भी सिंचाई करें। जई की फसल में 20 से 25 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें।
पहली कटाई बुआई के 55 दिनों बाद करें और फिर प्रति हेक्टेयर 44 किलोग्राम यूरिया की टॉप ड्रेसिंग कर दें। और इसके बाद आइए हम आगे बढ़ते हैं और नींबू के पौधों की रखरखाव के बारे में भी जानकारी लेते हैं। डॉक्टर जैन, आपसे जानना चाहूंगी कि बदलते मौसम में नींबू के पौधों के रखरखाव की जब हम बात करें तो खासतौर पे इस मौसम में जबकि सर्दियां पड़ रही है, उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में तो पाला भी पड़ रहा है, तो ऐसे में फसलों का जो बचाव है वो किस तरह से किया जाए? जी, आपके 2 प्रश्न हैं। तो इसमें पहला प्रश्न तो है पाले से बचाव के लिए क्या-क्या उपाय किए जाएं। तो पाले से बचाव के लिए किसान भाइयों आप सिंचाई करें। सिंचाई करने से किसान भाइयों ये होता है कि 0.5 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान बढ़ सकता है और उसमें सिंचाई करने से होता यह है कि जब आप सिंचाई करेंगे तो मिट्टी की जो है तापीय क्षमता बढ़ेगी और तापीय क्षमता जब बढ़ेगी तो उसकी विद्युत चालकता बढ़ेगी और जब विद्युत चालकता बढ़ेगी तो मिट्टी से गुप्त ऊष्मा निकलती है तो वो क्या करती है कि तापमान को कम नहीं होने देती है। पाले की यही पहचान है कि जो तापमान है वो और आर्द्रता कम होते हुए 0 डिग्री सेंटीग्रेड या हिमांक बिंदु तक पहुंच जाता है तो उसमें जो कोशिकाएं होती है पौधे की उसमें पानी जम जाता है और पानी जमने से जो उसका आयतन बढ़ जाता है और आयतन बढ़ने से पत्तियां है, फूल है, ये सब जड़ जाते हैं और कोशिकाएं फट जाती है। तो पहला उपाय तो आप सिंचाई करें। अगर सिंचाई पानी की सुविधा नहीं है तो आप किसान भाइयों फव्वारा भी लगा सकते हैं। और दूसरी चीज एक चीज जरूर ध्यान रखें किसान भाइयों, जो पाले की जो ठंडी हवाएं चलती है वो उत्तर और पश्चिम से चलती है। तो जो अगर हमेशा आपके पाला पड़ता है उद्यानों में है, फसलों में, तो आप शीशम है, बेर है, जामुन है, इन पौधों को वायुरोधी पौधों को आपके खेत के चारों तरफ मतलब खासकर उत्तर पश्चिम दिशा में लगा ले। और तीसरा उपाय ये है कि आप धुआं करें रात्रि के तीसरे पहर में, मतलब 12 बजे से 2 बजे के बीच में ये पाला पड़ता है। लेकिन पर्यावरण की सुरक्षा की दृष्टि से ये कम ही सुझाव दिया जाता है कि आप जो है वो धुआं करें। इसके अलावा जिस तरह से सिंचाई करने के लिए आपको सुझाव दिया है वैसे आप कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर जैन, आगे भी हम आपका रुख करेंगे और भी जो नींबू की फसल है वो अच्छी हो, पैदावार अच्छी हो, इसके लिए किस तरह के उपाय करने चाहिए इस पर हम विस्तार से आपसे जानकारी लेंगे। लेकिन फिलहाल नजर डाल लेते हैं एक रिपोर्ट पर। जब सर्दी अपनी चरम सीमा पर होती है तो किसानों को भी अपनी फसल को बचाने की चिंता सताने लगती है। कड़क सर्दी के कारण फसलों पर पाला पड़ने की आशंका बढ़ जाती है। पाले से प्रभावित पौधों की कोशिकाओं में उपस्थित पानी सबसे पहले अंतरकोशिकीय स्थान पर इकट्ठा हो जाता है। इसी तरह कोशिकाओं में निर्जलीकरण की अवस्था बन जाती है। दूसरी ओर अंतरकोशिकीय स्थान में एकत्र जल जमकर ठोस रूप में बदल जाता है, जिससे इसके आयतन बढ़ने से आसपास की कोशिकाओं पर दबाव पड़ता है। ये दबाव अधिक होने पर कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। इस प्रकार कोमल टहनियां पाले से नष्ट हो जाती हैं। ऐसे में फसलों को पाले से बचाना जरूरी है। अगर बात नींबू की करें तो पाला पड़ने की आशंका होने पर फसल में हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए। इससे तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं गिरेगा और फसलों को पाले से होने वाले नुकसान से बचाया जा सकता है। फव्वारा विधि से सिंचाई करने पर स्प्रिंकलर को जल्दी प्रातःकाल से सूर्योदय तक लगातार चलाकर पाले से होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है। पाले से सबसे अधिक नुकसान नर्सरी में होता है। नर्सरी में पौधों को रात में प्लास्टिक की चादर से ढकने की सलाह दी जाती है। ऐसा करने से प्लास्टिक के अंदर का तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। इससे सतह का तापमान जमाव बिंदु तक नहीं पहुंच पाता और पौधे पाले से बच जाते हैं। गांव में पुआल का इस्तेमाल पौधों को ढकने के लिए किया जा सकता है। दूसरी ओर कागजी कला नींबू की दूसरी फसल इस माह में तैयार हो जाती है। ठीक प्रकार से फलों की तुड़ाई कर प्रसंस्करण द्वारा अधिक लाभ कमाया जा सकता है। जहाँ तक इस रिपोर्ट के बाद आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और चारा फसलों की जहाँ तक बात है, डॉक्टर खेमचंद आपसे जानना चाहेंगे कि कार्यक्रम की शुरुआत में ही आपने बताया कि जो धान्य चारा फसलें हैं उसके अलावा जो दलहनी चारा फसलें हैं उनका भी काफ़ी महत्व होता है। मैं चाहूँगी कि हमारे किसान साथियों को और भी विस्तार से आप बताएं कि जो दलहनी चारा फसलें हैं उनका क्या महत्व है और कौन कौन सी दलहनी चारा फसलें वो ले सकते हैं। देखिए, जैसे
मानव के लिए हम बात करते हैं कि हमें एक बैलेंस खाना खाना चाहिए, जिसमें प्रोटीन के लिए हम दाल का रिकमेंड करते हैं जो शाकाहारी लोग हैं, या जो लोग शाकाहारी नहीं हैं उनके लिए मछली या दूसरे मीट वाले जो पदार्थ लेते हैं। उस तरह से जानवर में और आदमी में ज़्यादा फर्क नहीं होता है, सिर्फ वजन का फर्क होता है। जानवर का वजन, जो दूध वाले जानवर है, इनका 400-500 किलो वजन होता है। उनका पेट भरने के लिए उनको हम चारा खिलाते हैं, जो फसलों में अवशेष होते हैं, ये हरा चारा उगाते हैं हम लोग। अब जो दलहनी चारे होती हैं उसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है, जिसमें मैंने बताया बरसीम है, रिजका है, या अगर घास की बात करें स्टाइलो है, इनमें 18% तक प्रोटीन होता है। और जो दूसरे जो चारे होते हैं जो प्रोटीन वाले नहीं होते, अदलहनीय चारे या ताने वाले चारे कहते हैं, ज्वार है, मक्का है, बाजरा है, या बाजरा नेपियर हाइब्रिड है, जो हमारे पेरिनियल ग्रासेस हैं, इनमें प्रोटीन बहुत कम होता है। अगर हम दोनों को मिला के खिलाएं तो पशुओं को एक बैलेंस चारा मिलेगा, बैलेंस डाइट मिलेगी, जिससे न केवल उनका दूध उत्पादन बढ़ेगा, बल्कि पशुओं का जो एक स्वास्थ्य है, जो रिप्रोडक्टिव साइकिल बोलते हैं, उनका ज्ञापित होते हैं, या ज्ञापन के बाद में उनको जो शरीर में पोषक तत्वों का ह्रास हो जाता है, वापस से रिकवरी करने के लिए उनको प्रोटीन चाहिए। ये सब उनकी जरूरतें जो है प्रोटीन वाले चारे से ही पूर्त होती है। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए किसान भाइयों को कि वो बरसीम अगर लगा रहे हैं उसके साथ जई भी लगाएं, या दूसरी जो हमारी पेरिनियल ग्रासेस है उसको लगाएं, और दोनों को मिला के खिलाएं। ऐसे खरीफ के अंदर हम ज्वार लगा रहे हैं, ज्यादातर लोग एमपी चरी लगाते हैं, उसके साथ में जो दूसरी जैसे लोबिया है, एक दलहनी चारा है, उसको मिला के लगाएं, दोनों को मिला के खिलाएं उसको, जिससे बैलेंस डाइट पशुओं को मिले। जी बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर जैन का भी यहाँ पर रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर जैन, हम नींबू के पौधों के रखरखाव की बात कर रहे हैं। अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए जरूरी होता है कि जो रोग व कीट की आशंका होती है उससे भी पौधों का बचाव किया जाए। ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि कौन कौन से कीट है जो नींबू के जो पौधे हैं उन्हें उनका प्रकोप हो सकता है, उससे बचाने की जरूरत होती है। जी, नींबू में वैसे बहुत सारे कीट लगते हैं, लेकिन 10 से 11 कीट है जो इसमें मुख्य रूप से नुकसान पहुंचाते हैं। पहला कीड़ा जो है उसको हम लीफ माइनर या पर्ण सुरंगक कीड़ा कहते हैं। ये आप देखेंगे कि जैसे ही वर्षा होती है तो वर्षा होते ही इस कीड़े की जो मादाएं होती है वो अंडे दे देती पत्तियों के ऊपर, और अप्रैल मई से लेके इसका सितंबर अक्टूबर तक आक्रमण रहता है। तो जो जैसे ही वो अंडों से सुंडी निकली, वो पत्तियों के अंदर ही अंदर उसको क्लोरोफिल को खाना शुरू कर देती है, और पत्तियों पे सर्पिलाकार आकृतियां बन जाती है। और साथ ही आप देखेंगे कि जब आकृतियां ये चिकनी और हो जाएगी तो उससे क्या होगा, पत्तियां मुड़ जाएगी, सिकुड़ जाएगी और एटने लगेगी, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी बाधित होगी। तो इस कीड़े से सबसे ज्यादा नुकसान होता है। और सबसे बड़ी बात ये, जो एक कैंकर बीमारी है उसको भी फैलाने में काम करता है। दूसरा मुख्य रूप से जो इसमें कीड़ा है जिसको सिट्रस साइला कहते हैं, यह भी एक खतरनाक कीड़ा है। मार्च अप्रैल से इसका आक्रमण, अभी आप देखेंगे कि खेत जो आपके उद्यान है उसके बॉर्डर पे आप देखेंगे तो इस कीड़े का आक्रमण शुरू हो गया है। जो हस्तबार है उस पर भी ये आक्रमण चालू हो गया। तो इसमें जो मादाएं होती है वो करीब 800 के आसपास अंडे देती है, और अंडों से जब इसके नींप और शिशु दोनों ही हानिकारक होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि एक चिपचिपा पदार्थ स्रावित करते हैं, और साथ ही जहरीला पदार्थ स्रावित करते हैं। और साथ ही एक बीमारी है सिट्रस ग्रीनिंग, जिसका आगे और मैं चर्चा में बताऊं, वो बीमारी फैलाते हैं। तीसरा कीड़ा है इसमें एफिड लगता है, एक लेमन बटरफ्लाई जो इसकी लट है, नींबू की लट है, वो प्रमुख रूप से इसमें लगती है। व्हाइट फ्लाई या सफेद मक्खी कहते हैं, काली मक्खी भी इसके अंदर मुख्य रूप से नुकसान पहुंचाती है। जो मोइला जिसकी कह रहा हूँ, एफिड की जिसकी कह रहा हूँ, वो किसान भाइयों एक ट्रिस्टिजा या शीघ्रपतन रोग कहते हैं। इसमें क्या होता है कि फल जो होते हैं उसमें अविकसित बीज आते हैं और किसी भी समय वो गिर जाते हैं। इसके अलावा छाल भक्षक कीट होता है, जिसमें आप देखेंगे जब उद्यानों में जाएंगे तो बारूद जैसा निकलने लगता है। डॉक्टर जैन, माफ कीजिएगा, यहाँ पर आपको रोकना पड़ेगा, और भी कुछ कीटों के बारे में, उनसे बचाव के उपायों के बारे में आपसे जानेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ ले लेते हैं। हमारे साथ सिवान बिहार से इस वक्त एक कॉलर जुड़ गए हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो प्रदीप जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? चलिए, लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। जी डॉक्टर जैन, आप अपनी बात को आगे बढ़ा सकते हैं, और कौन कौन से कीट है जिससे बचाव के लिए किसानों को सतर्क रहना चाहिए? इसके अलावा जो नींबू वर्गीय पौधे हैं, नींबू है, उसमें फल चूषक पतंगा जिसको फ्रूट सकिंग मोथ कहते हैं, खासकर ये जुलाई में लगता है। और बहुत सी बार क्या होता है कि अप्रैल मई में जब बहुत लंबा स्पेल हो जाता है सूखे का, तो उस वक्त माइट्स का आक्रमण भी होता है। और इसके अलावा आजकल मिलीबग
कीट का सबसे ज्यादा आक्रमण हो गया है। तो इसमें आप देखेंगे कि एक मुलायम कीट होता है और उसके रुई जैसा होता है। ये कीड़ा भी उसमें रस चूस लेता है और रस चूसने के बाद एक मीठा पदार्थ स्रावित करता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी बाधित होती है और थोड़े दिन बाद फल भी गिर जाता है। और एक प्रमुख कीड़ा और इसके अंदर लगता है निमेटोड कहते हैं, रूट नोड निमेटोड, जिसमें आप देखेंगे नींबू के नीचे की जो जड़ें हैं, अगर उसको आप खोद कर देखेंगे तो गांठें निकलती है। तो वो एक उसकी पहचान। और इससे किस तरह से जो फसल है उसे बचाया जा सकता है, इसके बारे में जानेंगे हम आपसे आगे। लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे और ब्रेक के बाद भी हमारी चर्चा जारी रहेगी। आप भी जरूर जुड़े हमारे साथ इस कार्यक्रम में। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। आज इस कार्यक्रम में हम चारा फसलों के प्रबंधन के बारे में बातचीत कर रहे हैं और इसके साथ ही हमारा आज के चर्चा का विषय है नींबू के जो पौधे हैं उनके रखरखाव के बारे में। तो अगर आप इन विषयों से जुड़े हुए सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारे टीवी स्क्रीन पर लगातार टोल फ्री नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप इन नंबर्स पे कॉल करके सवाल पूछ सकते हैं। बातचीत को यहाँ पर हम आगे बढ़ाएंगे और डॉक्टर खेमचंद, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हमारे यहाँ पर जो चारागाह का क्षेत्र है वो भी काफी बड़ा है, तो ऐसे में किस तरह की फसलें वहां पर किसान ले सकते हैं चारे के तौर पे? देखिए, हमारे पूरे देश की अगर बात करें तो इसमें 10.2 मिलियन हेक्टेयर एरिया जो है वो चारागाह के अंदर आता है, जिसको गोचर जमीन भी बोलते हैं हम लोग। अब जो हमारे छोटे किसान हैं या सीमांत किसान हैं जो अपने खेत पर उनके पास पर्याप्त जगह नहीं होती जिसमें चारा लगा सके, वो इन चारागाह की जमीन पर निर्भर रहते हैं। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे ये चारागाह जो है इनमें सरकार का ध्यान नहीं होने की वजह से जो हमारे बहुवर्षीय जो घासें थी वो नष्ट होती जा रही हैं और उनकी जगह ऐसे पेड़ आने लग गए हैं जिनका चारे के लिए उपयोग ज़्यादा नहीं है, जिसमें हमारे भेड़ है, बकरी है, गाय जब चरने जाती है तो उनको काफ़ी नुकसान होता है उसके अंदर और चारा उनको नहीं मिलता है। लेकिन अभी पिछले कुछ वर्षों से भारतीय चारागाह चारा अनुसंधान संस्थान जो झांसी में है उसकी मदद से काफ़ी जगह सरकारों ने अपने चारागाह का सुधार करने के लिए कुछ कार्यक्रम चलाए हैं, जिसमें ऐसे पेड़ हैं जो अनावश्यक पेड़ हैं उनको काटने के बाद में उसमें ऐसी घासें लगाई जाती हैं जिसमें मुख्यतः अंजन घास है जिसको सेनक्रा सिटीजेरिस या सेलियरिस बोलते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने दलहनी चारों की बात कही तो दलहनी घासें भी होती हैं जिसमें स्टाइलो एक मुख्य घास है। तो इसमें अंजन और स्टाइलो इन दोनों का बीज मिलाकर इस चारागाह में लगाया जाता है और उसको वापस से हम रीजनरेट कहते हैं कि जो एक खेत वो पूरा चारागाह जो बेकार हो गए थे उनको वापस से हम कोशिश करते हैं कि वापस जिंदा करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि एक सीजन के बाद में वहाँ पूरी तरह से घासें, अच्छी घासें आ जाती हैं और जो पशुपालक चारागाह में अपने पशुओं को चराने ले जाते हैं उनको अच्छी घास मिलती है और उनका पशुओं का भी दूध उत्पादन उससे बढ़ता है। इसमें सरकारों के साथ साथ जो हमारे किसान भाई हैं जो इन चारागाहों में निर्भर हैं उनके साथ मिलकर सरकार को कार्यक्रम चलाएं तो इसमें ज्यादा सफलता प्राप्त होगी। बिल्कुल। क्या इनके रखरखाव के लिए भी कोई विशेष ध्यान रखने की जरूरत होती है? हाँ, जो हमारे चारागाह है जिनमें चारागाह विकसित करने के लिए शुरू में कम से कम 2-3 साल तक
ऐसी कोशिश होनी चाहिए कि उसमें जंगली जानवर या जो गांव के आवारा जानवर हैं वो उसमें नहीं घुस जाएं, क्योंकि जो घास का बीज होता है वो जब फ्लोरिंग होती है उसके बाद जब बीज गिरता है उसके अंदर तो वापस से घास, उसी बीजों से घास पैदा होती है। अगर शुरू में ही हमने एक चारागाह विकसित किया और पहले साल ही अगर जानवर घुस गए उसके अंदर तो फिर जो भी हमारी मेहनत है सब बेकार हो जाएगी। इसके अलावा इन चारागाहों में कुछ पेड़ भी लगाए जाते हैं और वो पेड़ शुरू में अगर हमने संरक्षित नहीं किए, जानवर अपने सींग से मार के उन पेड़ों को गिरा देते हैं, तो कम से कम 3 साल तक इनको प्रोटेक्शन देने की जरूरत है। उसमें ग्रामीण भाइयों का सहयोग बहुत जरूरी है। दोनों मिलकर काम करेंगे तो 3 साल तक पेड़ को अगर बचा लिया तो उसके बाद उन पेड़ों से भी सूखी पत्तियां, जो पत्तियां होती है गर्मी के मौसम में जैसे घास सूख जाती है, पेड़ों की पत्तियों से भी चारा मिलता है और बारिश के समय में हमें जो घास है उससे भी हरा चारा मिलेगा, तो पूरे वर्ष भर हमें उसमें चारा मिलता रहेगा और किसान भाइयों को उससे फायदा होगा। बिल्कुल, बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच नींबू के पौधों के रखरखाव की भी बात कर लेते हैं। डॉक्टर जैन, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि ब्रेक पर जाने से पहले आपने सूत्रकृमि यानी कि नेमाटोड्स का जिक्र किया था। जानना चाहेंगे कि सूत्रकृमि का जो है वो प्रकोप हो गया है, इसके लक्षण किस तरह से किसान पहचान सकते हैं और इससे बचाव के लिए क्या किया जा सकता है? जी, सूत्रकृमि की सबसे बड़ी पहचान है कि जब आप पौधे को खोदेंगे, उसकी जड़ों को ध्यान से देखेंगे तो उसमें गांठें नजर आएगी। ये गांठें बिल्कुल आप दलहनी फसलें होती है उन गांठों में इन गांठों में फर्क होता है। अच्छा। दलहनी फसलों में जो गांठें होती है वो उसको आसानी से अलग किया जाता है, जबकि जो निमेटोड की या सूत्रकृमि की जो गांठें बनेगी बिल्कुल तने के बीच में होगी, जिससे क्या होगा कि ऊपर भोजन पानी ऊपर जाना बंद हो जाएगा और धीरे धीरे पौधा जो है बोना रह जाएगा और फल फूल वगैरह उस पे गिरने चालू हो जाएंगे, पौधे की वृद्धि रुक जाएगी। तो इससे निजात पाने के लिए किसान भाइयों आप कोशिश ये करें कि जो हजारा या जिसको अपन गेंदा कहते हैं, इसको जो थाला बनाया है उसमें उसके पास लगा दें, या खेत में कोशिश ये करें कि उद्यानों के मध्य में आप हजारा या मेरीगोल्ड को लगावें। जब आप इसकी खुदाई कर रहे हैं, जब आप थाला बना रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं, डिपेंड करता है आप कौन सी बहार ले रहे हैं, हम हस्त बहार ले रहे हैं, मर्द बहार ले रहे हैं, अम्बे बहार ले रहे हैं। तो जो भी बहार ले रहे हैं तो उस वक्त ये ध्यान रखिए कि आप जब थाला बना रहे हैं तो उसमें नीम की खली को आपको करीब 2 से 3 किलो प्रति गड्ढे में आप उसको मिला देंगे तो सूत्रकृमि से आपको निजात पाया जा सकता है। जी जी। इसके अलावा जो नींबू के पौधे हैं उनमें उल्टा सूखा रोग जो है उसका भी कई बार प्रकोप हो जाता है, इसके क्या लक्षण हैं और इसके लिए बचाव के लिए किसान क्या उपाय कर सकते हैं? जी, ये नींबू में सबसे खतरनाक रोग है और इस रोग के पीछे बहुत सारे कारण हैं। पहला ये कीड़ों की वजह से, बीमारियों की वजह से होता है, बहुत सी बार पोषक तत्वों की कमी की वजह से भी होता है। नींबू के बारे में ये कहा जाता है कि ये सिट्रस इज द माइक्रोन्यूट्रिएंट लविंग प्लांट, मतलब इसको पोषक तत्वों की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है और पोषक तत्वों को प्रीफर करता है। इसके अलावा पानी का या सिंचाई का इरेगुलर कर रहे हैं या तो फ्लड इरिगेशन कर रहे हैं तो उस वजह से भी बहुत सी बार इसमें डाईबैक की समस्या आती है, या उल्टा सूखा रोग। उल्टा सूखा रोग में होता क्या है किसान भाई, पौधा जो है ऊपर से नीचे की तरफ सूखने लगता है। तो इसके लिए आप ये ध्यान रखें जो ग्रसित शाखाएं, और एक सबसे बड़ी पहचान है उल्टा सूखा रोग की कि इसमें जब ये रोग आ जाएगा तो बहुत ज्यादा मात्रा में फल फूल आएंगे और वो थोड़ा टाइम बाद गिर जाएंगे। अच्छा। तो इसके लिए आपको क्या है, जो ग्रसित शाखाएं हैं उसको आपको काट देना और वहां पे बोडोपेस्ट को लगा देना है। दूसरी चीज आप एक काम जरूर करें, जब ये समस्या आती है तो आप उसमें जो पौधा है उसके चारों तरफ खाई खोद लें, या जड़ों के पास में आपको 20 किलोग्राम वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद देनी है, 2 किलोग्राम उसके अंदर नीम की खली डालनी है, 50 ग्राम बाविस्टीन और 50 ग्राम जो पोषक तत्व है, क्योंकि पोषक तत्वों का मैं पूरा इसमें आगे चर्चा में डिटेल में बताऊंगा। पोषक तत्वों का आपको फरवरी और जुलाई के अंदर पोषक तत्वों को इसको जरूर देना है, और ये क्रिया साल में कम से कम एक बार कर ले, या फिर फरवरी और अप्रैल के अंदर इस क्रिया को जरूर कर देंगे तो इस रोग से निजात जरूर पाया जा सकता है। या फिर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से भी अगर आप छिड़केंगे तो निश्चित तौर पर डाईबैक रोग से निजात पाया जा सकता है। बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर खेमचंद आपसे जानना चाहेंगे कि आपने बताया कि किस तरह से कई तरह की चारा फसलें हैं जिन्हें किसान लगा सकते हैं, लेकिन किसानों के सामने सवाल ये होता है कि अच्छी किस्म का जो बीज है वो उन्हें मिलेगा कहाँ से? देखिए, जो चारा फसलों के अंदर जो क्षेत्रफल होता है, किसान भाई बहुत कम एरिया में ही चारा फसलें लगाते हैं जी।
और बाजार में क्या होता है कि जो कंपनियां हैं वो जिन फसलों की डिमांड ज़्यादा है, जो कमर्शियल फसलें हैं उनके अंदर कंपनी ज़्यादा होती हैं। चारा फसलों के बीज के लिए बहुत कम कंपनी आगे आती हैं, और जो बाजार में इसका बीज आ रहा है उसके अंदर बहुत ज़्यादा मिलावट होती है, या अच्छी क्वालिटी का बीज नहीं होता है। ठीक है। अब इसमें मेरा किसान भाइयों से अनुरोध ये रहेगा, जो भी कृषि विश्वविद्यालय है या कृषि विज्ञान केंद्र उनके नजदीक में है, वो उनके संपर्क में रहें और उनसे विचार विमर्श करने के बाद में ही अच्छी प्रजाति का चुनाव करें। जैसे मैंने बताया, भारतीय चारागाह चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में एक बहुत बड़ा संस्थान चारे का है। आप उसके वेबसाइट में जा सकते हैं, उनकी चारा ऐप है उसमें भी देख सकते हैं, जिसमें आपको बहुत सारी किस्मों के सुझाव दिए गए हैं। और उनके पूरे देश में 20 से ज़्यादा दूसरे क्षेत्र भी हैं जहां पर विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर ये लोग अनुसंधान कर रहे हैं, वहां भी चारा का अच्छा बीज आपको प्राप्त हो सकता है। तो नजदीक के कृषि विज्ञान केंद्र से चर्चा करने के बाद में ही अच्छी किस्म का बीज लें। अन्यथा कई बार ऐसा देखा गया है, बरसीम में हमने खास करके देखा, जैसे आपको कासनी का बीज ज्यादा मिलेगा, बरसीम तो होती नहीं, कासनी उससे उग जाती है, तो इससे बहुत बड़ा किसानों को आर्थिक नुकसान होता है। अच्छा बीज चुनाव करके आप आर्थिक नुकसान से बच सकते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा डॉक्टर खेमचंद, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जो असिंचित क्षेत्र है जहां पर पानी की कमी रहती है, बहुत आसानी से उपलब्ध नहीं होता है, वहां पर किसान किस तरह की चारा फसलें अगर ले सकते हैं, अगर उनके लिए कोई विकल्प है तो? देखिए, हमारे देश में काफ़ी बड़ा भूभाग असिंचित क्षेत्र में भी आता है। वहाँ पर हमें इस तरह की घासें लगानी चाहिए जो बारिश पर होती हैं। बारिश का, जैसे मैं कहूँ जुलाई का महीना, जैसे सामान्यतः एक जो हमारे बारिश का समय होता है, उस समय 400 से 500 मिलीमीटर जहाँ बारिश का एरिया है वहाँ अंजन घास है या दामन घास है। ठीक है, इसका बीज माफ कीजिएगा डॉक्टर खेमचंद, मैं जानूंगी इसके बारे में आगे आपसे, लेकिन फिलहाल एक कॉलर है, उनका सवाल ले लेते हैं। रामचरण कुशवाहा जी इस वक्त कौशाम्बी उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी रामचरण जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हम कहा नींबू में गेंद आती है, गोंद नींबू गिर जाते हैं, क्या समस्या आ रही है? नींबू में गोंद आती है, गोंद आती है। अच्छा, ठीक जी। डॉक्टर जैन, क्या वजह होती है और क्या करें? जी, इसको गोंदिया या गमोसिस के नाम से जाना जाता है। यह उन क्षेत्रों में, किसान भाइयों, यह रोग उन क्षेत्रों में आता है जहाँ की बहुत ज्यादा वर्षा होती है या वाटर लेवल ज्यादा होता है। वहाँ उन क्षेत्रों में यह गमोसिस जो बीमारी है वो सबसे ज्यादा आती है। इस बीमारी से आपको निजात पाने के लिए, और दूसरा ये भी है कि यह जो गमोसिस या गोंदिया रोग वहां भी होता है जहाँ की आप फ्लड इरिगेशन दे रहे हैं, मतलब खुली सिंचाई दे रहे हैं, थालों में सिंचाई नहीं देखिए, आप खुली सिंचाई दे रहे हैं, जिससे क्या होता है पानी डायरेक्ट सीधा तने के संपर्क में आता है। और जब गमोसिस या गोंद जैसा पदार्थ तनों से निकलता है तो उसके बाद ये क्या है कि सूख जाता है, तो शाखाएं फट जाती है, पौधा धीरे धीरे खत्म हो जाता है, पत्तियां गिर जाती है। इससे निजात पाने के लिए किसान भाइयों, आप जो फरवरी और मार्च का महीना और जुलाई का महीना है, इसके अंदर आप एक काम करें कि जो अलसी का तेल होता है उसको 1 लीटर अलसी के तेल के अंदर आप करीब 20 ग्राम रिडोमिल मिला के उसको, जो जहां गोंद आ गया उसको खरोच करके और उसके ऊपर वो लगाते हैं। दूसरी चीज, ये समस्या गमोसिस की उनमें रहती है, खासकर नींबू वर्गीय पौधों में। वो क्या है कि मूलव्रंग, रूट स्टॉक या मूलव्रंग जो होता है उसको खासकर किसान भाइयों ये करें कि रंगपुर लाइम है या ट्राइफोलिएट का आपको उसको काम में ले। इसके अलावा किसान भाइयों बोडो पेस्ट का आप इसको, ये बोडो मिक्सचर का आप उसके ऊपर छिड़काव जरूर करें। और कोशिश ये करें कि जो आप सिंचाई कर रहे हैं वो डबल रिंग बनाकर, मतलब पानी जो है वो बिल्कुल उसके संपर्क में नहीं आना चाहिए, तने के संपर्क में नहीं आना चाहिए। अगर तने के संपर्क में आएगा तो फिर ये बीमारी सबसे ज्यादा फैलेगी। तो इस चीज का इसमें गमोसिस बीमारी में ये या गोंदिया रोग में जरूर ध्यान रखें। जी बिल्कुल रामचरण जी, मुझे उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं आगरा उत्तर प्रदेश से। जी नमस्कार, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। विजयपाल जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो विजयपाल जी, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? मिल रही है जी, अपना सवाल पूछिए। ये नींबू की अच्छी वैरायटी कौन सी है जो ज्यादा पैदावार दे? अच्छा ठीक है, आइए जानते हैं। जी डॉक्टर जैन। जी, नींबू की बहुत सारी अच्छी किस्में हैं, उसमें आपके विक्रम, साई सरबती, पंत लेमन, ये सबसे बढ़िया। और चक्रधर, एक चक्रधर किस्म जो है, उस चक्रधर में आप देखेंगे कि चक्रधर में बीज नहीं आते। इसके बाद प्रमालिनी बहुत अच्छी किस्म है। इसके बाद CISH B1, CISH B2 और सिलेक्शन 49,
और इसके अलावा आप PKM 1 करके भी किस्में हैं, लेकिन आप ये देखेंगे कि जो चक्रधर किस्म है वो भी अच्छी है, और साई सरबती ये भी बहुत अच्छी किस्म है, जिसमें कि साई सरबती किस्म की ये खासियत है कि इसमें जो कैंकर और ट्रिस्टेजा रोग होता है, कैंकर रोग में आप देखेंगे फल के ऊपर जो धब्बे पड़ जाते हैं, वो समस्या उसके अंदर जब आप साई सरबती किस्म लगाएंगे तो वो उसकी प्रतिरोधी किस्म है। और ट्रिस्टेजा रोग जिसमें कि नींबू गिरने लगते हैं या फटाफट उसमें पौधा मैच्योर हो जाता है समय से और पत्तियां पीली धब्बे पड़ जाते हैं, उसके प्रिय प्रतिरोधी किस्म है। तो इन किस्मों को आप जरा, और कागजी कलान एक किस्म और कागजी कलान, ये भी आप लगा सकते हैं। बिल्कुल विजयपाल जी, मुझे उम्मीद है कि आप इनमें से किसी अच्छी किस्म का चुनाव करेंगे और अच्छी पैदावार आप ले पाएंगे नींबू की। बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर खेमचंद, आप इससे पहले बता रहे थे कि किस तरह से जो असंरक्षित क्षेत्र हैं वहाँ पर अंजन जो है वो चारा के तौर पर किसान ले सकते हैं। कुछ और फसलों के नाम यहाँ पर बताना चाहेंगे और किस तरह से इसकी खेती करे, इसके बारे में कुछ बताएं। हाँ, जैसे किसान भाई अगर थोड़ा ज्यादा क्षेत्रफल इसमें दे सकते हैं, जिसके पास जमीन ज्यादा है, तो अपने मुख्य खेत में इसको जैसे दूसरी फसल लगाते हैं वैसे अंजन, धामन और बीच में स्टाइलों का बीज, मैंने जैसे पहले बताया दलहनी और धान्य जो चारे हैं, जैसे हरा घास होता है, ऐसे घास में भी दलहनी और दूसरे चारे होते हैं, घासें होती हैं। तो आपको अंजन, दामन और जो स्टाइलो जो घास है, इनका बीज जो है इसको मिला के आप मुख्य जो खेत है उसमें लगा सकते हैं, क्योंकि ये बहुवर्षीय चारे फसलें होती हैं जी। अगर किसान भाई ये सोचता है कि नहीं इसको मैं अगले साल मेरे को इसमें कुछ और फसल लगाऊंगा, तो फिर अपने मुख्य खेत में नहीं लगाएं, खेत की जो मेड़ है, खेत की मेड़ पर इन घास को लगा दें, जिससे आपको बार बार उनको नष्ट करने की जरूरत नहीं। एक बार आपने बीज लगा दिया तो उसके बाद में कम से कम ये 10 साल तक 15 साल तक आपकी घास आराम से चलेगी, जहां 400 से 500 मिलीमीटर बारिश होती है। इसके अलावा अगर इससे थोड़ा बारिश ज्यादा है, 600 मिलीमीटर 700 मिलीमीटर बारिश होती है, तो आप गिनी घास को लगा सकते हैं, जिसका उत्पादन भी ज्यादा होता है। गिनी घास को आपको लगाना है तो 50 बाई 50 सेंटीमीटर पर इसकी जड़ें लगा सकते हैं। इसके अलावा इसका बीज भी आप बीज से भी खेती कर सकते हैं। इसकी जड़ें भी आपको किसी भी अनुसंधान क्षेत्र चारे वाले जो नजदीक में सेंटर है वहां से मिल सकता है जी। तो इसको लगाने से आपको फायदा ये कि 700 से 800 क्विंटल प्रति हेक्टेयर जो आपको एक वर्ष के अंदर गिनी घास से आपको घास मिल सकती है, हरा चारा मिल सकता है इससे जो है जी जी। और जो डॉक्टर खेमचंद, आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो बहुवर्षीय चारा फसलें हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, इन्हें लेने से क्या फायदा है किसानों को, और अगर बहुत ज्यादा जमीन जो है वो नहीं छोड़ना चाहते हैं चारा फसलों के लिए, फिर भी आप कम से कम कितनी जमीन पर आप चारा फसलें लगाने का सुझाव देंगे? देखिए, ये कितने क्षेत्रफल में हरा चारा लगाना है ये इस बात पर निर्भर करता है किसान भाई के पास कितने पशुधन है जी। जैसे आपका कोई किसान ऐसे होते हैं जो पशुधन बहुत कम होता है, तो वो खेत का 10% हिस्सा उसका 0.1% मतलब जो है, मान लो 1 हेक्टेयर है तो 10वां हिस्सा उसका रख सकते हैं। लेकिन कुछ किसान ऐसे होते हैं जो डेयरी व्यवसाय करते हैं, उनको उसकी मांग ज्यादा होगी चारे की, तो उनको एरिया उसका बढ़ाना पड़ेगा पशुओं के संख्या के हिसाब से। मैं ये इसको सुझाव दूंगा, जो बहुवर्षीय चारा फसलें हैं इससे ये फायदा होता है कि आप इसको खेत की मेड़ पर लगा सकते हैं, जिससे कि आपको मुख्य फसल जो आपकी है उससे आपको छोड़ने की जरूरत नहीं। ज्यादातर किसानों को ये होता है कि हमारी आर्थिक जो आमदनी है वो दान वाली फसलों से या जो दूसरी फसलें उनसे होगा, हम चारा क्यों लगाएं, इससे हमारा खेत जो है उसमें बिजी हो जाएगा। लेकिन बहुवर्षीय चारा फसलें मेड़ पर लगाने से आप मुख्य फसलों से भी आपको आमदनी होती रहेगी, वर्ष भर आपको मेड़ में आपको एक्स्ट्रा कोई सिंचाई करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप सिंचाई करेंगे उनको भी पानी मिल जाएगा, जिसमें बाजरा नेपियर हाइब्रिड एक बहुत अच्छी बहुवर्षीय चारा है, जिसको आप मेड़ के साथ साथ लगा दें, आपको पूरे वर्ष इससे चारा मिलेगा। सिर्फ सर्दी के दिनों में आपको 1-2 महीने तक थोड़ा दिक्कत आएगी, नहीं तो पूरे 10 महीने तक आपको चारा इससे मिलता रहेगा। ऐसे ही गिनी घास मैंने बताई, इसको भी जहाँ पानी कम है या जो बगीचे वगैरह जैसे हमारे हैं, बगीचों के बीच में गिनी घास लगा सकते हैं, उससे भी आपको वर्ष भर चारा मिलेगा। बिल्कुल, इसी तरह से हमारी बातचीत आगे जारी रहेगी चारा फसलों के बारे में भी और नींबू के पौधों के देखभाल के बारे में भी। लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन के साथ पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से
रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम हेलो किसान में। आज इस कार्यक्रम में हम चारा फसलों के प्रबंधन और नींबू के पौधों की देखभाल के बारे में बातचीत कर रहे हैं। अगर इन विषयों से जुड़े हुए सवाल आप पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर जैन, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। जैसे कि हमारे इससे पहले कॉलर भी जुड़े थे और उन्होंने सवाल पूछा था कि जो नींबू के पौधे हैं उसमें गूंद की समस्या आ रही है। आपके जवाब के अनुसार ये समझ में आया है कि जो सिंचाई की व्यवस्था है किसानों को, वो बहुत ही सोच समझ कर करनी चाहिए। कितनी मात्रा में पानी दे, कितने अंतराल पर दे, ये बहुत ही जरूरी हो जाता है। तभी जो पौधे हैं वो स्वस्थ रहेंगे और अच्छी पैदावार होगी। तो यहाँ पर बताएं हमें कि जो नींबू के पौधे हैं वहां पर सिंचाई का ध्यान किसान किस तरह से रखें? जी, सिंचाई किसान भाइयों ये सबसे जरूरी है। अगर सिंचाई ये सिंचाई डिपेंड करता है आप कौन सी बहार ले रहे हैं। अगर आप बड़ी बात है कि किसान नींबू वर्गीय पौधे हैं या अमरूद है, इसमें तीन बहार लेते हैं। हस्त बहार है, अम्बे बहार है और मृग बहार है। मृग बहार को किसान सबसे ज्यादा प्रेफर इसलिए करते हैं जो कि अब हस्त बहार जो होती है उसमें आप देखेंगे कि मार्च अप्रैल के अंदर इसके अंदर फल आता है। जो अम्बे बहार है, जो जिसको बारिश वाला फल कहते हैं, उसमें जुलाई अगस्त के अंदर फल आता है। और जो मृग बहार है जिसमें कीड़े मकोड़ों का आक्रमण भी कम होता है, तो उसमें नवंबर दिसंबर में फल आता है। बड़ी गणित ये है कि आप 6 से 7 महीने पहले नींबू में पानी रोक देवे और पानी की जब आप सिंचाई कर रहे हैं ये चीज जरूर ध्यान रखें, क्योंकि नींबू वर्गीय पौधों में आप देखेंगे जब फल आते हैं उससे 3-4 महीने पहले फूल आते हैं। तो ये ध्यान रखें कि जब फूल आ रहे हैं, जब फूल खिल गए हैं उस वक्त बिल्कुल पानी न दे। जब मटर का दाने जैसा फल हो जाए उसी वक्त आप पानी दें। इस चीज का जरूर ध्यान है। किसान होता क्या है कि अभी बहुत सारे प्रश्न भी आएंगे और किसानों के साथ या सब्जियों में, फलों में यही समस्या आती है कि जब फूल खिलते हैं उस वक्त वो पानी देता है तो फूल भी ड्रॉप हो जाते हैं और उसके बाद वो फल भी गिरने लगते हैं। तो इस चीज का सिंचाई का बिल्कुल जरूर ध्यान रखें। जी बिल्कुल। और इसके अलावा पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में भी आपसे आगे जानेंगे, लेकिन इस बीच में डॉक्टर खेमचंद का रुख करना चाहूंगी चारा फसलों के प्रबंधन को लेकर। डॉक्टर खेमचंद, ऐसे में जबकि पूरे साल किसान को हरा चारा मिल नहीं सकता है और जो बाकी समय है पशुओं को तो पूरे साल ही चारे की आवश्यकता होती है, तो ऐसे में हरे चारे का संरक्षण वो किस तरह से कर सकते हैं ताकि पशुओं को जिस वक्त हरा चारा नहीं भी मिल रहा है तो उस समय भी वो खिला सके? देखिए, हमारे जो किसान भाई हैं दुग्ध व्यवसाय करते हैं या डेयरी करते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी समस्या होती है कि पूरे वर्ष हरा चारा कैसे मिले। जी, इसके लिए एक सीजन होता है, जैसे आपका बारिश का सीजन है उसमें बहुतायत हरा चारा प्राप्त होता है किसान भाइयों को। उसमें खेत में भी हरा चारा होता है। इसके अलावा जो हमारे जो चरागाह की जमीन है उसमें हरी घासें भी बहुत मात्रा में होती हैं। जी। अब उसके संरक्षण करने के लिए साइलेज बनाने की तकनीक है। किसान भाइयों को विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से, कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से भी बताया जाता है कि वो साइलेज की तकनीक को अपनाएं। इसके अंदर जैसे आपका रबी की फसलों में जई जो है, जई का अच्छा आप साइलेज बना सकते हैं। और खरीफ की फसल लें तो ज्वार का या बाजरा का या मक्का का अच्छा आप लोग जो है साइलेज बना सकते हैं। सिर्फ ध्यान ये रखना है आपको कि उसमें जो आपका नमी की मात्रा है वो 60 से 65% रहे,
ज़्यादा नमी होने से साइलेज आपका सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा जी। तो अगर आप काट रहे हैं उसको, फसल को काटा है आपने, हरे चारे को काटा है साइलेज बनाने के लिए, आपको लगे नमी ज़्यादा है तो एक दिन उसको थोड़ा सा आप सुखा लीजिए, जिससे कि नमी की मात्रा थोड़ी कम हो जाए, ड्राई मैटर बढ़ जाए उसके अंदर 30 से 35% ड्राई मैटर होना चाहिए। उसके बाद में आपके साइलेज बैग भी आते हैं और गड्ढे के अंदर भी बनाने की तकनीक्स हैं, अच्छी तरह से चारा ऐप वगैरह है, आप उससे समझ सकते हैं। उसमें किसी तरह से हवा नहीं रहनी चाहिए, जैसे आप उसमें भरते हैं उसको जिस समय चारे को अच्छी तरह दबा के भरें और उसको पैकिंग उसकी इस तरह से कर दें जिससे कि उसमें हवा नहीं जाए, एनारोबिक कंडीशन बोलते हैं। और उसके बाद आपका 50 से 60 दिन में जो है साइलेज बन के तैयार हो जाता है। शुरू में पशु जो होते हैं उनको आदत नहीं होती है, थोड़ा थोड़ा उसको खिलाइए निकाल के, बाद में उनको धीरे धीरे जैसे आदत पड़ती है वो लोग बड़े चाव से इसको खाते हैं। और जो हरे चारे में जो पोषक तत्व होते हैं वही पोषक तत्व आपके साइलेज में होते हैं, जो आपके जिस सीजन में हरा चारा नहीं मिलता उसमें साइलेज खिला के आप उनका दूध उत्पादन मेंटेन कर सकते हैं। बिल्कुल, तो हरे चारे की भरपाई साइलेज के जरिए की जा सकती है। और यहाँ पर डॉक्टर जैन, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, पोषक तत्व प्रबंधन जो नींबू के पौधे हैं उनके बागों में किस तरह से किसान करें? जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और किसान भाइयों को मैं देना चाहूंगा और मैंने पहले बताया भी, सिट्रस माइक्रो न्यूट्रिएंट लविंग प्लांट, मतलब अगर पोषक तत्वों का सही प्रबंधन कर लिया गया है तो आपके फलों का गिरना, फ्रूट फटना और इन सभी चीजों से निजात पाया जा सकता है। तो किसान भाई ये जरूर ध्यान रखें कि जो फरवरी का महीना है और जो जुलाई का महीना है उस वक्त आप क्या करें कि 100 लीटर पानी लेवे, 100 लीटर के अंदर आपको 100 ग्राम बोरिक एसिड, बोरिक पाउडर डालना है, 200 ग्राम आपको फेरस सल्फेट डालना है, 200 ग्राम मैग्नीज सल्फेट और 200 ग्राम ही मैग्नीशियम सल्फेट उसके अंदर डालना है। उसके अलावा 300 ग्राम आपको कॉपर सल्फेट या जिसको नीला तोथा कहते हैं उसको लेना है। और उसके अलावा आपको 500 ग्राम जिंक सल्फेट और 900 ग्राम बुझा हुआ चूना जिसको आरास कहते हैं इसको लेना है। पर ये ध्यान रखें, एक चीज ये जरूर रखें, जितने भी ये पोषक तत्व है इनको आप अलग अलग घोलने के बाद फिर उसके अंदर आपको एक साथ मिला लेना है, मतलब पोषक तत्वों को सभी को अलग अलग घोले और फिर उसको आपको 100 लीटर पानी के अंदर उसको मिलाना है। और फरवरी और जुलाई के महीने में अगर आप कर देंगे तो फल गिरने की समस्या, फलों को फटने की समस्या है, फूल गिरने की समस्या, इनसे सभी से निजात पाया जा सकता है। जी जी बिल्कुल। फल फटने का आपने जिक्र किया और फूल गिरने का, क्या वजह क्या होती है फल फटने की? ये बहुत ही आम समस्या है जिससे किसानों को जूझना पड़ता है। जी, फलों का फटना मुख्य रूप से बोरोन तत्व की कमी है, तो मैंने आपको बताया बोरिक पाउडर भी ले सकते हैं। और दूसरा क्या करते हैं कि अगर आप सिंचाई जो होती है, आप सिंचाई में इरेगुलर, मतलब एक बार गहरी सिंचाई दे दी है, बहुत लंबा समय रह गया फिर वापस सिंचाई दी है, तो सिंचाई की अनियमितता भी उसका फल फूल गिरने का और फटने का भी थोड़ा कारण बन सकता है। तो इसके लिए बोरेक्स का आप छिड़काव करें, 1% बोरेक्स का आप छिड़काव करें, या फिर जिब्रेलिक एसिड होता है उसको आप 10 मिलीग्राम पर लीटर के हिसाब से, या फिर K2SO पोटेशियम सल्फेट को इसका भी हमें 4 मिलीग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आपको छिड़काव करेंगे तो जो फल फटने की समस्या है इससे निजात पाई जा सकती है। बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ पर लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी शीशपाल जी, क्या मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी जी जी, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। अच्छा ठीक है। तो मैडम नमस्ते। जी नमस्कार। शीशपाल जी, टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, इससे बातचीत में देरी होगी। जी जी मैडम, मैं जो चेरी का चारा बोते हैं उसके लिए जानकारी करनी चाह रहा था। कौन सा चारा बोते हैं? चेरी घास का। चेरी, जी जी ठीक है जी, उसके बारे में जानकारी करना चाह रहा था। ये चेरी में जो ये कड़कवा रोग आता है तो ये खत्म कर देता है, कई साल से यही प्रॉब्लम चल रही है जी। तो इसे बचाने के लिए कौन सी दवाई क्या उपचार किया जाए? नहीं ये ठीक है, इन्होंने बताया कि जो ये चरी लगाते हैं उसमें कुछ रोग आता है इनको। जो उस देखिए जो चारा वाली फसलें हैं सामान्यतः हम लोग इसमें किसी भी स्प्रे के लिए थोड़ा मनाही करते हैं, क्योंकि इन फसलों को हर 30 दिन में 25 दिन में किसान भाई काट देते हैं। अच्छा। दूसरा, कई बार जागरूकता नहीं होने की वजह से मान लो किसी पेस्टिसाइड का स्प्रे किया और उसको खिलाने और उसके बीच में गैप नहीं रखा तो पशुओं को भी उससे नुकसान हो जाता है। तो मैं किसान भाई से ये अनुरोध करूंगा कि जो भी आपके उसमें रोग लगता है उसका फसल का कुछ सैंपल आप नजदीक के कृषि विज्ञान केंद्र में ले जाएं और उनको दिखाने के बाद अच्छी तरह कितनी मात्रा में कौन सा उसमें केमिकल देना है समझने के बाद में ही इसको उपयोग करें, अन्यथा उपयोग नहीं करें, क्योंकि इसमें पशुओं को भी उससे
कई बार नुकसान हो जाता है। जी बिल्कुल शिषपाल जी, मुझे उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और इसी के साथ हेलो किसान कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान और इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त पटेल मीणा जी राजस्थान से जुड़ रहे हैं। पटेल मीणा जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो पटेल जी, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? यस मैडम, आपकी आवाज आ रही मैडम। जी जी, पूछिए अपना सवाल। मैडम नींबू के बारे में पूछना था। जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं? हमारे सर मैडम जो पक रहे हैं ना वो नींबू को, तो पीले तो पक जाते हैं लेकिन उसपे दाने दाने से हो रहे हैं मैडम नींबू। अच्छा, फलों के छिलके पर दाने दाने से हो रहे हैं? हाँ नहीं, नींबू का जो फल है हाँ? उसपे पीले पड़ने के बाद में दाने दाने से हो रहे हैं। ठीक है जी, डॉक्टर जैन। हाँ मैडम, जो हमारे साथी पूछ रहे हैं, किसान भाई पूछ रहे हैं, वो एक कैंकर बीमारी है। उस बीमारी में क्या होता है, जो फल होता है उसके ऊपर धब्बे बन जाते हैं और वो खुरदरे धब्बे होते हैं। तो वो मुख्य रूप से एक जीवाणु जनित बीमारी है। अगर वैज्ञानिक भाषा में बात करें तो ज़ैंथोमोनास सिट्राई से ये बीमारी फैलती है और ये बीमारी फल पे भी होती है, तने के ऊपर भी होती है और जो उसकी जो पत्तियां होती है उसके ऊपर भी होती है। तो उससे ये इस बीमारी को एक चीज और ध्यान रखें, जब जो लीफ माइनर कीड़ा है, मैंने बताया था पर्ण सुरंगक कीड़ा है, वो भी इसको ज्यादा मात्रा में इसको बढ़ावा देता है। तो इससे निजात पाने के लिए किसान भाइयों, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन एक जीवाणुनाशक दवाई आती है। इस स्ट्रेप्टोसाइक्लिन को आपको 2 से 3 ग्राम प्रति 10 लीटर के हिसाब से छिड़काव करना है। और एक चीज ध्यान करें, अगर ये बीमारी आपके हमेशा आती है तो अक्टूबर, दिसंबर और फरवरी, इन 3 महीनों में इन 3 महीनों में किसान भाई ये जरूर ध्यान रखें कि 10 लीटर पानी के अंदर आपको 2 से 3 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन और उसके साथ 5 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड COC को दोनों को मिलाकर आपको इन 3 महीनों में आप छिड़काव कर दें, या फिर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से भी आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। और या फिर बोडो, जी सर, बोडो मिक्सचर का भी आप 5:5:50 का भी आप छिड़काव करें। और ये बीमारी जैसे ही फैलने लगे, जो ग्रसित बाग है उसको आप लेके उसको ग्रसित बाग को काट कर इसको जला देंगे और वहां पे जहाँ काटा है वहाँ बोडो पेस्ट भी लगा दें। जी बिल्कुल पटेल जी, मुझे उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर जैन, ऐसे में जानना चाहेंगे, इस कार्यक्रम में हमने कई विषयों पर चर्चा की है ताकि जो नींबू के जो पौधे हैं वो अच्छे हों, स्वस्थ हों और अच्छी पैदावार मिले। इसके अलावा भी कुछ और बातों का यहाँ पे जिक्र करना चाहेंगे आप कि किसानों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अच्छी उपज हासिल करने के लिए? जी, हर किसान और सभी चाहते हैं कि अधिक से अधिक पैदावार हो, लेकिन जो
मैंने बताया नींबू में आप उसको सही समय पे खुदाई करें, सही समय पे प्रूनिंग करें। अगर आप अच्छे फूल लेना चाहते हैं, अच्छी पैदावार लेना चाहते हैं, तो किसान भाई आप फरवरी के माह में ये जरूर ध्यान रखें कि फरवरी में आप उस पौधे की आप प्रूनिंग कर दें, कटाई छटाई कर दें। जो ग्रसित शाखाएं हैं उसको आप सिकेटियर से काट के, और जो आसपास फैली हुई या मरी हुई शाखाएं हैं जो ग्रसित है, जिसपे कीड़े बीमारी लगे हैं, उसको काट के उसके बाद बोडो मिक्सचर को आपको उसके ऊपर स्प्रे कर देना है। और उसके बाद आपको जहां आपने शाखाएं काटी है उसके ऊपर बोडो पेस्ट का आपको लगा देना। और एक चीज जरूर ध्यान रखें कि जब गर्मी में आप करीब 1-2 बजे के आसपास पौधे के पास खड़े रहेंगे, तो जहां उसकी छाया पड़ती है, या जिसको अपन वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं केनोपी, तो उस केनोपी के सहारे आप चारों तरफ एक रिंग बना ले, जो करीब आपके 1.5 फुट चौड़ी हो और 1 फुट गहरी उसको रिंग बना ले। और उस रिंग को ये जरूर ध्यान रखें कि उसको करीब 15 से 20 दिन तक उसमें अच्छा तपने दे। तो उससे क्या होगा, जो उसके बीमारी है, कीटाणु है, वो सब उसके अंदर होंगे, मर जाएंगे। जब 15-20 दिन बाद अच्छी तप जाए, उसके बाद आप उसके अंदर 1 किलो यूरिया और 50 किलो अच्छी तरह उसमें 1 किलो यूरिया का मिला ले, और 50 किलो वर्मी कंपोस्ट या अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद उसको मिला ले। ये जरूर ध्यान रखें, जब आपने 1 से 1.5 फीट गहरी रखी है तो थोड़ा ऊपर उसमें पानी भरने के लिए जगह जरूर रहने दें। उसके बाद उसके अंदर आप पानी भर दें। जब पानी भरने के बाद आप देखेंगे 10-15 दिन बाद अच्छे फ्लोरिंग और अच्छी ग्रोथ होने लगेगी। और उसके बाद आप ये जरूर ध्यान रखें, उस वक्त पानी नहीं दे। और जब जैसे 20-25 जब आपने पानी दिया, उसके 20-25 दिन बाद मटर के आकार के या इसके मूंग के या उड़द के दाने के समान जब फल आ जाए, उस वक्त आपको पानी देंगे, तो निश्चित तौर पे इसकी नींबू की पैदावार ज्यादा लेंगे। और माइक्रोन्यूट्रिएंट का आप समय पे, मैंने फरवरी और जुलाई के अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट का जरूर आप इसका स्प्रे करेंगे, तो निश्चित तौर पे बीमारियां भी कम आएगी, रोग भी कम आएंगे और पैदावार। बिल्कुल, तो अच्छी पैदावार के लिए इन कुछ खास बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। डॉक्टर खेमचंद, यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हम चारा फसलों की बात कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर जो किसान हैं वो अपने आजीविका के लिए मुख्य फसलों पर निर्भर करते हैं। ऐसे में कई बार किसान जो हरा चारा फसलें हैं वो नहीं लेना चाहते हैं, अपनी ज़मीन को जो है वो मुख्य फसल के लिए छोड़ना चाहते हैं। लेकिन क्या कुछ ऐसी कम अवधि की चारा फसलें हैं जो 2 फसलों के बीच में या कम समय में तैयार हो जाती है, ऐसे किसान उसका चुनाव कर सकते हैं? देखिए, सामान्यतः क्या होता है, जो जायद का जो हमारा सीजन होता है, जिसमें आपका रबी की फसलें मार्च में या कई बार फरवरी में कट जाती हैं। फिर अगली फसल की बुआई खरीफ की जुलाई में जाके जब बारिश होती है तब करते हैं हम लोग। तो ये जो 3 महीने का जो गैप है बीच में, अगर सिंचाई की सुविधा किसान के पास में है तो उसमें वो ज्वार लगा सकता है, और इसके अलावा जो आपका लोबिया है इसको भी लगा सकता है। ये 3 महीने का जो गैप है, इसमें न केवल उसको अच्छा चारा प्राप्त होगा, सिर्फ ये इसमें एक बात ध्यान रखना कि उसके बाद सिंचाई की सुविधा होनी चाहिए, क्योंकि उसमें जो तापमान होता है वो तेजी से बढ़ता जाता है और हर 10 दिन में उसको सिंचाई की जरूरत पड़ती है। तो इस समय वो चारा लगा सकता है। और अपने इसके अलावा जो जैसे लोबिया लगाने से क्या होगा, नाइट्रोजन भी जमीन के फिक्स होती है, जो आगे आने वाले फसल को भी फायदा देगी। बिल्कुल, यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे और अगले कॉलर इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं दीपक कुमार जी सुपौल बिहार से। उनसे आइए बात करते हैं। जी दीपक जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। दीपक जी, टीवी की आवाज बंद कर दीजिएगा, सीधे सीधे फोन लाइन के जरिए बात करें, अपना सवाल पूछें। जी जी, ये जानना चाहते हैं कि नींबू में जो फसल निकलता है, फूल वो झड़ रहा है, और नींबू में जो छोटा छोटा अभी निकल रहा है वो फल, वो भी छोटा आज निकल रहा है, फटने का जो है समस्या लगा रहता है। तो बढ़िया नींबू का उपज लेने के लिए जो है ना, इसमें क्या करना चाहिए? जी डॉक्टर जैन, बताएं क्या सुझाव देंगे आप? जी, मैंने अभी आपको बताया था कि नींबू का जो अच्छी पैदावार के लिए मैंने आपको बताया था फरवरी के अंदर उसकी प्रूनिंग करनी है, और उसके बाद आपको जब उसकी छाया उसके चारों तरफ रिंग खोद के उसके अंदर अच्छी सड़ी हुई 50 किलो गोबर की खाद यूरिया देना है। और जब मटर के दाने जैसे फल आ जाए उसमें पानी देना। और जो पोषक तत्वों का मैंने छिड़काव का आपको बताया, खासकर फरवरी और जुलाई के महीने में उसको आपको अगर जो पूरी मात्राएं बताई गई थी, 100 किलो के अंदर बोरिक एसिड 100 लीटर पानी के अंदर 100 ग्राम बोरिक एसिड है, 200 ग्राम फेरस सल्फेट है, 200 ग्राम मैग्नीज सल्फेट है, और 200 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट है, और 300 ग्राम कॉपर सल्फेट है, और 500 जिंक सल्फेट और 900 ग्राम बुझे हुए चूने को मिला के आपको इसको स्प्रे करेंगे तो इसकी समस्या नहीं आएगी। एक चीज मैं आपको इस प्रश्न के माध्यम से, चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि जो
जी जी, जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को है उसको हमेशा ये ध्यान रखें कि जो टेबुकोनाजोल है जो फफूंदनाशक के साथ नहीं मिलाएं, इससे फल भी गिर जाते हैं, पैदावार भी कम होती है। तो टेबुकोनाजोल है, M45 है या थायोफेनॉइड मिथाइल है, इनके साथ या मेटालेक्सिल है, इसके साथ कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को नहीं मिलाएं। जबकि हेक्साकोनाजोल है, प्रोपिकोनाजोल है या डाइफेनाकोनाजोल के, ठीक है, माफ कीजिएगा, यहाँ पर आपको रोकना पड़ेगा, वक्त की कमी है और आप दोनों ने बहुत ही अहम जानकारियां हमें दी है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जैन, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहे और बहुत ही अहम जानकारी दी। और इसके साथ ही डॉक्टर खेमचंद, आपने भी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमें चारा फसलों के बारे में दी है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, तो आज विस्तार से आपने जाना कि किस तरह से नींबू के बागों की आप देखभाल कर सकते हैं ताकि आप अच्छी पैदावार हासिल करें, और इसके अलावा जो चारा फसलें हैं उनका क्या महत्व है और किस तरह से आप उचित प्रबंधन करके अच्छा हरा चारा जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब हम आपको हेलो किसान कार्यक्रम के कल के विषय के बारे में बता दें। कल का विषय रहेगा मटर की तुड़ाई व देखभाल, इसके अलावा मशरूम आय दुगनी। तो इन खास विषयों पर कल चर्चा होगी। इसके अलावा आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। आप हमें सवाल भेजने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। इसके अलावा फेसबुक के माध्यम से भी आप हमसे जुड़े रह सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज पर जाने के लिए हिंदी में टाइप करें हेलो किसान। इसके अलावा आप दूरदर्शन किसान के कॉल सेंटर नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-1130-60। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच कॉल की जा सकती है। और इसके साथ आज के हेलो किसान कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि इस कार्यक्रम में जो भी जानकारियां दी गई है वो आपके लिए जरूर काम आएगी। और इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।